आप सबने भारत के भौतिक प्रदेश भाग 1 के वीडियो में ये जाना कि भौतिक स्वरूप क्या होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्या होती हैं, ये किस प्रकार कार्य करती हैं, उसकी किनारे कौन कौन से होते हैं और भारत के कौन कौन से प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, साथ ही साथ हिमालय पर्वत के बारे में जाना। आप भारत के भौतिक स्वरूप भाग 2 के अंतर्गत उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अगला भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी मैदान, जिसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अवसाद मतलब आप नदी के किनारे गए होंगे तो आपने देखा कि काफी कंकड़ पत्थर नदी के किनारे इकट्ठा रहते हैं, वो अवसाद कहलाते हैं, जो नदी पहाड़ से तोड़ के लाती है। उनके निक्षेपण मतलब उनके बिछाने से निर्माण हुआ है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, जो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इन नदियों द्वारा जो निक्षेपण होता है उससे जो मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हम मृदा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हाँ, उसको कहते हैं। और ये बहुत ही खेती की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ होती है। आइए मैप में देखें इन तीनों नदियों के विस्तार को। अब भारत के भौतिक मानचित्र में देखिए, ये देखिए जो 3 नदियां, पहले ये सिंधु, ये देखिए आपको सिंधु नदी, ये वाली, ये सिंधु नदी है। दूसरी प्रमुख है गंगा नदी, ये रही। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो आ रही है ना। ये तिब्बत में इसमें सांगपो कहते हैं और भारत में जब ये आ जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहती है। तो इन्हीं तीनों नदियों और उनकी सहायक, जैसे झेलम, चिनाब, रावी सिंधु की सहायक हो गई, और इधर यमुना, घाघरा, गंडक आदि। तो उससे ये जो पूरा ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये पूरा जो मैदान बना है ये है उत्तर का विशाल मैदान, जो नदियों द्वारा लाए गए क्षेत्र से बना है। ये करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहां से लेके ये भारत में पंजाब से लेके ये असम तक ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आता जाएगा तो इसकी चौड़ाई काफी बढ़ती गई है। नदी के निचले भागों में नदी की गति कम होने के कारण निक्षेपण कार्य अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नदी द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? एक जैसे ये भूमि है, इसके चारों तरफ पानी जमा हो तो इसको द्वीप कहते हैं। तो अभी तक तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था समुद्र में भारत में कौन से द्वीप, 2 द्वीप थे, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में। और यहाँ पे नदी के बीच में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि नदी के बीच में कोई द्वीप है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ये जान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत में नहीं, विश्व में ही एकमात्र है सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो, यहीं पे ये माजुली द्वीप बना हुआ है। ये पूरा ये मैंने जो गोल सा सर्कल है, ये माजुली द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाए, गाद मतलब जो कंकड़ पत्थर आदि लाते, गाद इकट्ठे हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। अब ऐसे देखिए, जैसे ये नदी आ रही है, अब ये जो ये मान लीजिए समुद्र है ना। अब ये निचले भाग में आ गई तो इसकी स्पीड कम हो गई। जब इसकी स्पीड हो गई तो इसके साथ जो कंकड़ पत्थर आदि चल रहा था वो क्या जमा होने लगा, तो नदी क्या है, कई टुकड़ों में बढ़ गई। ये जैसे कंकड़ पत्थर के बड़े बड़े यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, तो नदी क्या हो गया, कई टुकड़ों में इस तरह की बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं। हाँ, इसको वितरिकाएं कहते हैं। और जब नदी ऊपरी भाग में होती है तो बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, तो इसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं।
इसको हम ट्रिब्यूटरीज इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं, आके मिलती है, लेकिन ये आके मिल रही हैं। यहाँ पे नदी जमाव के कारण कई भागों में बट रही है, ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे या वितरिकाएं कहेंगे, ठीक है। उत्तरी मैदान का विभाजन, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका उत्तरी मैदान का विभाजन। जैसे हिमालय का पढ़ा था ना, हिमालय 3 भागों में बटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, उसी तरह मैदान भी कई भागों में बटा। उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंगित कर रहा है, जितने ये पंजाब का मैदान सिंधु और है ना सहायक नदी, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का। आइए पढ़िए इसके बारे में। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण सिंधु और इसकी सहायक नदियों झेलम, रावी, व्यास तथा सतलुज द्वारा किया गया। मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब मतलब दो का मतलब होता है 2 और आबों का मतलब होता है पानी, मतलब ऐसा भूभाग जो जिसके 2 तरफ पानी हो। तो पंजाब में इस तरह के बहुत सारे भाग हैं जिसमें बारी, रचना, ठीक है, बेस्त, ये दोआबों के नाम है। जैसे गंगा के मैदान में गंगा यमुना का मैदान, जैसे इलाहाबाद का जो मैदान है, एक तरफ गंगा एक तरफ जमुना, वो गंगा जमुना का दोआब कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। ये मैदान उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मतलब जिसमें नदियां बहती हैं, किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। इस मैदान का अधिकांश विस्तार असम राज्य में है। आइए इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो भाग है पंजाब का मैदान है, ये है सिंधु नदी और ये इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, व्यास, रावी, सतलज। तो ये ठीक है, ये जो पूरा मैदान है यहाँ A, B और ये C, ये गंगा का मैदान है। 9th क्लास में चूंकि तीनों एक ही मैदान दिया गया है, लेकिन आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का निचला मैदान, इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। ये गंगा है और ये मान लीजिए जमुना, उसके बाद घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है, ये उसकी सहायक नदियां बहती। तीसरा है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ब्रह्मपुत्र क्या है, चीन से निकल के आती है, चीन के तिब्बत के भाग से, जहां इसको सांगपो कहते हैं। लेकिन जब ये भारत में आती है, असम में दिहांग, लोहित आदि नदियों से मिलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र बनती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, जो उत्तर भारत से आने वाली गंगा नदी से मिलती है। ये रहा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 3 मैदान है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पिछला विभाजन क्या था, प्रादेशिक आधार पे था, लेकिन अब ये हम जो पढ़ेंगे भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर, तराई, बांगर और खादर। सबसे पहले भाबर। नदियां पहाड़ों से उतरकर शिवालिक के ढालों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी में कंकड़ जमा करती है, जिसे भाबर कहते हैं। इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। इस चित्र को देखिए, ये शिवालिक है और ये गिरिपथ है। ये जो बड़े बड़े काले काले गोले दिख रहे हैं, ये है भाबर, एकदम शिवालिक से सटे हुए हैं, उनके गिरिपथ में है, इसको भाबर कहते हैं। और ये कितना किलोमीटर था, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जो भाबर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंकड़ पत्थर है, जिसके कारण छोटी छोटी नदियां, बड़ी नहीं बेटा, छोटी छोटी नदियां इसके नीचे अदृश्य हो
जाती हैं। नेक्स्ट भूभाग है आकृति तराई। भाबर के दक्षिण में नम और दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 है। पहले के 816 से इसकी 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर में अदृश्य नदियां पुनः तराई के क्षेत्र में धरातल पर निकल आती हैं। जो भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं, तराई में बाहर आ जाती हैं, मतलब कंकड़ पत्थर से बाहर आ जाती हैं। इसलिए यह क्षेत्र नम और दलदली है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यह क्षेत्र घने जंगलों का क्षेत्र था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। स्पेशली सिविल सर्विस की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, यदि आता है कि तराई में जंगलों का विनाश क्यों हुआ, तो आपको याद रखना पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए काटा गया, खेती के लिए काटा गया, लेकिन उनके उद्देश्य से काटा गया। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में अवस्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो तराई में। देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइंस सिविल सर्विस के परीक्षाओं के एक एक प्रश्न बनते हैं, याद रखें, एक एक शब्द वहां के लिए बनते हैं, परीक्षा का एक आधार बनते हैं। ये देखिए, ये बांगड़ था, उसके दक्षिण में समानांतर तराई जो करीब कितना था, 10 से 20 किलोमीटर चौड़े। यहां पे देखिए नदी पुनः धरातल पे आ गई है ना। ये छोटी छोटी नदियां जो पुनः धरातल पर निकल आई हैं। नेक्स्ट है बांगर। कई जगह डाल लिखा है, कई जगह रहा है बांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग पुराने जलोढ़ का बना है। याद रखिएगा, पुराने जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के द्वारा जमा, उसको पुराने जलोढ़ से। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान तल के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। इस क्षेत्र में की मृदाओं में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। ये क्षेत्र थोड़ा कृषि दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता। अभी चित्र में पढ़ेंगे, दोनों देखेंगे। पहले हम खादर भी पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठा समझा देता हूं आपको चित्र के माध्यम। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जहां बाढ़ के समय मृदा की नवीन परत। देखिए अंतर है, ये दोनों 9th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है ये परीक्षाओं में, बांगड़ और खादर। बांगड़ का मतलब जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, खादर मतलब जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है। इस मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं और कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोगी, सबसे ज्यादा उपयोगी कृषि दृष्टि से यही होती है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए नदी है, ये नदी के दोनों तरफ के किनारा देख रहे हैं, जो डॉट 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 है, ये है खादर। यहाँ बाढ़ का पानी, मतलब बाढ़ का पानी पहुंचता है। इसका मतलब कि जब बाढ़ आती है तो पानी यहीं तक रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष नदी द्वारा एक नई मृदा की परत बिछा दी जाती है, जिसको खादर कहते हैं। और ये थोड़ा ऊंचा भाग है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं आता, इसको हम बांगड़ कहते हैं। ठीक है, ये खेती की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यहाँ कंकड़ की मात्रा और चूने की निक्षेप अधिक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये खेती की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे खेती की जा रही है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। ये 4 भौतिक प्रदेश है, भाबर, उसके दक्षिण में तराई, नदी के दोनों किनारों के भाग को खादर कहते हैं, और ऊंचे भागों को जब बाढ़ का जल नहीं पहुंचता उसको बांगड़ कहते हैं। अगला भूआकृत प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुला प्लेटो। ये इसके बारे में आइए जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। ये जान लीजिएगा, जो भारत के 3 बड़े भौतिक भूभाग है, कौन सा है? हिमालय, उत्तर की पर्वतमाला, गंगा का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, और प्रायद्वीप पठार। तो इन तीनों भागों में सबसे बड़ा भूभाग है, जो प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना से टूटकर बना है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि गोंडवाना क्या है, विश्व के प्राचीनतम भूभाग, पैंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाता था, उससे टूट के बना। ये पठार एक मेज की आकृति वाला विशाल स्थल है। मेज की आकृति का मतलब ये देखिए, इस तरह टेबल लैंड कहते हैं ना, ऊपर इस तरह मेज की तरह है, जो पुराने क्रिस्टल बने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। अग्नेय जो लावा से निर्मित चट्टान होती है, और रूपांतरित
जो अग्नि और अवसादियों के टूटने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको रूपांतरित कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, चूना पत्थर पे अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो संगमरमर बनती है। तो चूना पत्थर क्या अवसादी चट्टान है और संगमरमर क्या है रूपांतरित चट्टान है। इस पठार के दो प्रमुख भूभाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्खन का पठार। पहला जो उपवर्ग है मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए ये है सेंट्रल हाईलैंड का पार, यह विंध्याचल है, इसकी दक्षिणी सीमा सतपुड़ा, ये अरावली है, ये गंगा का मैदान है। इसके ये देखिए जो अभी वर्ड को यूज किया मालवा का पठार, ये देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल हाईलैंड के अधिकतर विस्तार में, ये देखिए मध्य भारत का पठार क्या, ये मालवा का पठार सेंट्रल हाईलैंड के अधिकतर भाग में ये फैला हुआ है और इसके पूर्वी विस्तार को कहा क्या बुंदेलखंड और यहीं पे बघेलखंड है, याद रखिएगा। तो ये सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। चंबल, सिंधु, बेतवा और केन इस भाग में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। आइए फिर से इस मैदान को देखते हैं। देखिए पूर्वी भाग को, ये देखिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के बारे में जान लीजिए कि भारत का खनिज भंडार है। यहाँ कोयला, लोहा, मैग्नीज, डोलोमाइट, बॉक्साइट सब चीज यही मिलता है। इसको अभी हम लोग 10th क्लास में इसको पढ़ा जाएगा, ये इन्हें ठीक है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हमने पढ़ी, चंबल, बेतवा, ये ध्यान रखिएगा, चंबल और बेतवा। इसके बाद केन और सिंध है जो इसी के बीच में बहती हैं। तो ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो मालवा का पठार आपको याद रखना है। ये अरावली पर्वत है, ठीक है, इसकी ऊंची शिखर, सबसे ऊंची शिखर को कहते हैं गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत और ये इधर विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य के भाग को हम मालवा का पठार या सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। दक्खन का पठार, डेक्कन प्लेटो, ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रदेश है, ठीक है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ये बेसाल्ट चट्टानों से क्यों बना है, क्योंकि जो दक्षिण का पठार है वास्तव में ज्वालामुखी क्रियाओं के पश्चात लावा जमने से बना है। तो बेसाल्ट लावा है, इसलिए बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ये एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यदि आप इस मानचित्र को देखें भारत के दक्षिण का, ये देखिए ट्राइंगल है, ये त्रिकोण बना है। जो ऊपर का भाग है गंगा, ये गंगा का विशाल मैदान है, इधर वाला ये देखिए गंगा का विशाल मैदान है। तो इस तरह ये पूरा जो भूभाग है वो त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल के रूप में, इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहते हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां स्थित हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। देखिए इस पठार का जो उत्तरी भाग है, ये देखिए उत्तरी पश्चिम अरावली नदी द्वारा, ये उत्तरी भाग गंगा के मैदान के द्वारा, ठीक है। फिर इधर आइए, ये पूर्वी घाट, ये पूरा नीचे आ रहा है, और ये पश्चिमी घाट, ये इसकी एक सीमा बनाते हैं। इधर वाला जो भाग है वो तटीय मैदान कहलाता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा भूभाग है, ये जो ये ट्राइंगल वाला भाग देख रहे हैं बेटा आप, ये ट्राइंगल, ये दक्षिण के पठार के भाग में आता है। इसको दूसरे माध्यम से भी देख सकते हैं। ये देखिए अरावली पर्वत है, ये देखिए पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम है सह्याद्री, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूर्वी घाट है और इसकी प्रमुख नदियां हमने पढ़ी थी, देखिए महानदी, अगले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये है गोदावरी, फिर ये है कृष्णा और नीचे ये कावेरी। ये प्रमुख नदियां हैं जो इस भाग में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
इस पठार के उत्तरी पूर्वी विस्तार को मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के संदर्भ में, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये भूभाग एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की क्रमशः गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां अवस्थित हैं। ये देखिए उत्तर पूर्व का है, ये पूरा मेघालय का पठार है, और ये है देखिए गारो, खासी और जैंतिया इसी पठार के। और ये जो मालदा गैप है, ये देखिए ये गंगा का मैदान है, ये देखिए पूरा गंगा का मैदान है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से। तो भ्रंश के कारण ये मैदान अलग हो गया, और जिसकी वजह से पठार से छोटा नागपुर से टुकड़ा अलग हो गया। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा गर्त बना, बाद में नदियों ने निक्षेप के द्वारा इस गर्त को भर दिया, तो ये मैदान बन गया नदियों द्वारा निर्मित। ये छोटा नागपुर और मेघालय का पठार एकदम अलग अलग हो गया। और गारो, खासी, जैंतिया, ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तर मेघालय का पठार किसका भूभाग है। तो ज्यादा लोग, चूंकि ये हिमालय के पास नजर आता है, तो बहुत लोग लॉजिक लगा देते हैं ये तो हिमालय का भाग है। नहीं, ये हिमालय का नहीं, ये दक्षिण का पठार या प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे में क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, आइए इसको मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। पहले ये देखिए, ये दक्षिण का पठार है, भारतीय दक्षिण का पठार ये लिखा है। ये देखिए पश्चिमी घाट है पूरा, और ये जो भाग है ये देखिए पूर्वी घाट है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। अभी इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको विस्तार से मानचित्र के माध्यम से इसको समझा दूंगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की विशेषताओं को। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अंतर पढ़ाया गया है, जो 9th क्लास में बच्चे जैसे ज़्यादातर लिखते हैं, लेकिन यूपीएससी के छात्र इसको अपने दिमाग में बैठे, सिविल में ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन 9th 10th में परीक्षाओं में इसी तरह लिखा जाता है, इसलिए उसी के संदर्भ में लिखा गया है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, और पूर्वी तट पर महानदी के दक्षिण से के नीलगिरी तक इसका विस्तार है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इकट्ठा आपको ये समझा दूंगा। ये सतत है, सतत मतलब कंटिन्यूअस है, ऐसे कंटिन्यूअस है, और केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। जैसे मुख्य दर्रे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये असत्य और अनियमित है, इसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। ये देखिए बेटा कंटिन्यूअस है, ये पूरा देखिए यहाँ पे जगह जगह से कौन से थाल घाट है ना, भोर घाट, इससे बंबई का दिल्ली का रास्ता जाता है, ये भोर घाट इससे पुणे का रास्ता आता है, और नीचे ये पाल घाट है, चेन्नई के लिए रास्ता बनाता है। ये देखिए पाल घाट है, ठीक है, आप देख रहे हैं। और इसके विपरीत ये देखिए पूर्वी घाट है, ये देखिए जगह जगह से कटा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है, यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है, यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है। उसका कारण क्या है कि इन नदियों ने, देखिए बीच में कृष्णा नदी बह रही है, यहाँ देखिए गोदावरी नदी बह रही है, यहाँ महानदी बह रही है, ये विस्तार है, इसको काट दिया। देखिए पूर्वी घाट महानदी से लेके ये देखिए नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पे देखिए नीलगिरी पर्वत है, ये यहाँ तक है, और ये ताप्ती नदी के से लेके ये यहां तक है। तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसका मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण दिशा में नीलगिरी, अन्नामिलाई और कार्डमम, जिसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं नल्लामाला, जावादी, शेवराय और पंचमलाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। देखिए यहां पे बहुत ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन अब जो वर्तमान आ गया है वो जिंदगड्डा ये एक आ गया है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पे है, जो आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है। चूंकि 9th की एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी लिखा है, इसलिए आपको वही याद रखना, लेकिन सिविल परीक्षा के छात्रों को जिंदगड्डा याद रखना है,
जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आइए इसको मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए पश्चिमी घाट है और इसकी जो पहाड़ियों के नाम अभी हमने पढ़े, ये नीलगिरी है। नीलगिरी को याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, नीलगिरी मिलती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी के ही दक्षिण में ये देखिए अन्नामलाई है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड्डी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने जैसे पढ़ा था ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, काराकोरम, गॉर्डिन ऑस्टिन। और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बड़े कंफ्यूज मत हो जाएंगे, अरे यार उत्तर भारत तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सर ने भारत की पढ़ाई थी, उत्तर भारत की कौन सी है। अरे भाई उत्तर भारत की भी सबसे ऊंची चोटी केटू ही कहलाएगी, क्योंकि वो तो उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में ये काडबम। इलायची का पहाड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ इलायची की खेती बहुत होती है। उसके अलावा इधर चले आइए आप, ये पूर्वी घाट का चित्र है। यहाँ पे देखिए ये महेंद्रगिरी लिखा हुआ, ये जो सबसे उसकी चोटी है, लेकिन 9th क्लास में ये है, लेकिन जिंदगड्डा आपको सिविल सर्विसेज के या नौकरी की जो परीक्षा है उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला भू आकृति प्रदेश है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे से भारत पाक सीमा तक थार का मरुस्थल स्थित है। याद रखिए कि जो भारत के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है उसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, इंडियन डेजर्ट को। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप ये एक शुष्क मतलब ड्राई, जहाँ पे पानी नहीं होता और वनस्पति रहित है। जब वर्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से वेजिटेशन या वनस्पति नहीं पाई जाएगी। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं मतलब छोटी छोटी नदियां जो नालों की भांति होती हैं और उसके बाद बालू में विलीन हो जाती हैं, मतलब दिखती हैं बस बरसात के समय छोटी छोटी नालियां जैसे बरसात में निकल आती हैं। अब देखेंगे छोटी छोटी नालियों की तरफ पानी बहने लगता है, उसके बाद जैसे बारिश खत्म होती है खत्म हो जाती है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, ये बहुत याद रखिएगा। थार के मरुस्थल की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लूनी है। बराकार अर्धचंद्राकार बालू का टीला है जो इस क्षेत्र की प्रमुख स्थलाकृति है। इस तरह होता है, बराकार या बरखान कहते हैं, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, ये इस शेप का होता है। आइए मानचित्र में समझिए, देखिए अरावली के पश्चिम में ये पाकिस्तान है, अरावली के पश्चिम से भारत पाक सीमा के बीच में थार का मरुस्थल है और यहीं पर ये पूरा डेजर्ट एरिया पाया जाता है और लूनी नदी भी यहीं बहती है। तो इसके विषय में यहाँ 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है और वनस्पति रहती है। जहाँ पे यहाँ मुख्यतः जो वनस्पति लगती है, हम प्राकृतिक वनस्पति में पढ़ेंगे, कैक्टस, बेर, जिसपे कांटे होते हैं, उस प्रकार की वनस्पति हो, क्योंकि उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब तट से सटा। प्रायद्वीप पठार के दोनों किनारों पे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इस मानचित्र में देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये जो दिख रहा है, और ये जो लाइनिंग ये मैं ये जो खींच रहा हूं, ये क्या है, पश्चिम तटीय मैदान है और ये समुद्र तट है और ये पूर्वी घाट है और ये वाला जो पूरा भाग है पूर्वी तटीय मैदान है। तो देखने से समझ आ रहा है कि कौन पतला है और कौन चौड़ा है। आइए एक एक करके दोनों मैदानों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच से संकीर्ण मैदान है। संकीर्ण मतलब यदि ये मान लीजिए कि पश्चिमी घाट है तो ये बहुत पतला मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई और गोवा के बीच के भाग को कोंकण कहा गया है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा गया है और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा गया है। ये देखिए, ये मुंबई से गोवा के बीच के भाग को कोंकण कहा गया है, फिर ये जो बीच का भाग है कर्नाटका का कन्नड़ का मैदान कहा गया है और ये दक्षिण में मालाबार तट कहा गया है। मालाबार तट पे बहुत सारी लेगून्स है। लेगून का मतलब होता है जो
समुद्र का पानी जमीन के अंदर घुस आता है, उसको हम लेगून कहते हैं। जो तीन तरफ से तो स्थल से घिरा होता है, एक तरफ वो समुद्र से जुड़ा होता है, उसको लेगून कहते हैं। जैसे इसमें बेबनाथ झील इस क्षेत्र की प्रमुख लेगून है जो मालाबार में। और आपने देखा होगा कि एक बोट रेस होती है बड़ी वर्ल्ड फेमस, यहीं पे होती मालाबार तट पे ही होती, जिसको नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। अब आइए पढ़िए पूर्वी तटीय मैदान। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। इस मानचित्र में देखिए, ये चिल्का झील है, ये पूरा जो भाग है ये वाला, ये उत्तरी सरकार कहलाता है, और ये जो दक्षिणी भाग है ये कोरोमंडल कहते हैं। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि मालाबार तट किस भाग पे है और कोरोमंडल किस भाग पे। तो कोरोमंडल इंग्लिश में सी से आता है, तो चूंकि यहाँ पे चेन्नई है तो सी याद रखिएगा, कोरोमंडल। सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कोरोमंडल, इस तरह आप इसको याद कीजिएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ये ग्रीक भाषा का चौथा शब्द है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपने सभी अवसादों को जमा कर देती हैं, तो वो डेल्टा कहलाती है। जो इस तरह का शेप होता है उल्टे ट्रायंगल का, वो डेल्टा कहलाता है। इस तरह इस तट पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का स्थित है। ये चिल्का झील है खारे पानी की। ये देखिए खारे पानी की लेगून है, ये भारत का सबसे बड़ा लेगून भी है। देखिए ये तीन तरफ लैंड है और बीच में समुद्र से जुड़ा हुआ है ये चिल्का लेक। खारे पानी का मतलब समुद्र का पानी चूंकि नमकीन होता है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह। ये आखिरी भूआकृतिक प्रदेश है। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। आइए दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में है, इसका मतलब भारत के पूर्वी तट पर है। उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। इसमें दो द्वीप है, उत्तरी भाग को अंडमान, दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं से हुई है। जलमग्न पर्वत क्या होते हैं? जो पर्वत समुद्र में डूब गए होते हैं। मान लीजिए ये पर्वत है, समुद्र में डूबा है, इस तरह ये समुद्र है, तो इसके ऊपरी भाग है ये एक्चुअली, ठीक है। ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी के लावाओं के निक्षेपण से बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवती है और यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। देखिए विषुवती जलवायु की विशेषता होता है कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा, और जहाँ तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, वहाँ हरे पेड़ पौधे और जंगल बहुत सारे मिलेंगे। तो ये भाग बहुत बड़े क्षेत्र जंगल है और पूरा की पूरा जंगल है। यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जानिएगा आप लोग, आज भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आदिवासी लोग हैं जिनका विश्व से कोई संपर्क नहीं है। वो आदिम तरह के ही रहते हैं, मतलब बिना कपड़े के रहते हैं, कंद फूल मूल खाते हैं। हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 2004 में सुनामी आई थी और लाखों लोग मरे थे, तो इन जनजातीय समुदायों का एक भी व्यक्ति नहीं मरा था, क्योंकि इनको प्राकृतिक रूप से इस चीज़ का ज्ञान हो गया था कि कोई आपदा आने वाली है, तो ये ऊंचे भागों में भाग गए। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, यहाँ कोई जा नहीं सकता। पूरी इनकी सिक्योरिटी की जाती है भारत सरकार के द्वारा। इनके क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मानचित्र देखिए। ये देखिए जो उत्तरी भाग है ये क्या है? अंडमान है, ये दिखा ना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान है ना, और दक्षिणी अंडमान। और ये जो दक्षिणी भाग है ये लिटिल अंडमान है। उसके बाद ये जो दक्षिणी भाग है पूरा, ये देखिए ये निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये किसमें है? दक्षिणी अंडमान में। इस बात को याद रखिएगा, जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है उसकी ये दक्षिणी अंडमान वाले भाग में है। कई जगह आपको मध्य अंडमान दिखेगा, लेकिन ये दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। और ये जो अंडमान निकोबार को है 10 डिग्री अलग इन दोनों को करती है।
फिर ये निकोबार का देखिए दक्षिणी द्वीप है, यहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है। ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जैसे उत्तरी भाग में इंदिरा कॉल है, उसी तरह भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यद्यपि 2004 की सुनामी में ये डूब गया था। याद रखिएगा ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित था, जो अब डूबा हुआ स्थल है। दूसरा द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में पश्चिमी भाग में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप। प्रवाल भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए आप लोगों ने अपने घर के आसपास खूब सारा बालू पड़ा होगा, कभी खेला होगा, उसमें छोटी छोटी सीपियां मिली होंगी, है ना, और सीपियों को खोले होंगे तो अंदर कीड़े मिले होंगे, वो कीड़े ही वो प्रवाल होते हैं, है ना। तो वो चूना पत्थर पे रहते हैं, तो जो मर जाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाखों करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके जमाव से ही इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, IAS तक में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्तियों से बना है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। पहले इनको लकादेव, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप नाम से जाना जाता था। 1973 में इसको लक्षद्वीप कहा गया। याद रखिएगा 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। मुख्यालय का मतलब राजधानी है वहां की। पिटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के बाद। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। मनुष्य का निवास नहीं है, इसका मतलब जान लीजिए कि लक्षद्वीप में करीब 36 टोटल द्वीप है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 11 पे निवास है, मतलब 11 पे लोग रहते हैं, बाकी 25 पे कोई नहीं रहता। उसी प्रकार एक पिटली द्वीप है जहां कोई नहीं रहता, वह पक्षी अभ्यारण्य है, जहां पे बर्ड सेंचुरी एक पाई जाती है।